नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। मोदी सरकार के केंद्र में 11 साल पूरे हो गए थे। पीएम मोदी ने साल 2014 में 26 मई को पहली बार देश के पीएम पद की शपथ ली। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार के कई ऐतिहासिक फैसले हैं जो काफी चर्चा में भी रहे, जिनमें नोटबंदी और धारा 370 शामिल हैं। राम मंदिर की भी चर्चा होती है, वक्फ कानून को लेकर भी खूब सियासत होती है। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अब पीएम मोदी देश को विकसित बनाने के विजन पर भी काम कर रहे हैं। मोदी सरकार के 11 साल को लेकर चर्चा होगी तो जाहिर है बीजेपी की उपलब्धियां सामने आएंगी, जो दावे किए जाएंगे सरकार की ओर से। कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार को घेरा भी जाएगा। इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 26 मई साल 2014 राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ इस दिन नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये दिन ऐतिहासिक था, न सिर्फ इसलिए कि गुजरात के छोटे से शहर से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर बहुत मुश्किल था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि देश में दशकों बाद किसी गैर कांग्रेसी दल को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला था। पिछले 11 सालों के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व में देश काफी आगे बढ़ा। बेटी बचाओ अभियान, स्वच्छता अभियान, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जैसे अभियान देश में चले। पीएम मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे बड़े फैसले लिए। नागरिकता कानून और वक्फ कानून में संशोधन हुए। राम मंदिर का सदियों पुराना विवाद भी पीएम मोदी के समय में ही खत्म हुआ और बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा वादा राम मंदिर बनाकर पूरा किया। देश लगातार अर्थव्यवस्था के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इतना ही नहीं, देश में सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी पीएम रहने का रिकॉर्ड भी पीएम मोदी के नाम ही है। इसलिए पीएम मोदी ने खुद इस ऐतिहासिक मौके पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। का दिन है। साल 2014 में आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। आपके इस आशीर्वाद की शक्ति से मैं दिन रात देशवासियों की सेवा में जुटा रहा। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है। इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। निश्चित रूप से इन वर्षों में देश ने अभूतपूर्व फैसले लिए, लेकिन वहीं विपक्ष इन 11 सालों को अघोषित आपातकाल बता रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कई सवाल उठाए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने दावा किया कि अच्छे दिन की बात डरावना सपना साबित हुई। युवाओं को नौकरी और किसानों की आय दोगुनी करने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। महंगाई, महिला सुरक्षा, कमजोर वर्ग और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा। साथ ही विदेश नीति और लोकतंत्र को लेकर के भी पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए। एक तरफ जहां पीएम मोदी अपनी पिछले 11 साल की यात्रा को याद करते हुए कह रहे हैं कि वो दिन रात देशवासियों की सेवा में जुटे हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से न सिर्फ हर मुद्दे पर सवाल उठाए गए, बल्कि पीएम मोदी के कार्यकाल को अघोषित आपातकाल घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामराजी शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, दिनेश अग्रवाल, कांग्रेस प्रवक्ता, ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शर्मा जी, 11 साल मोदी सरकार के केंद्र में कितने बेमिसाल? देखो, सबसे पहले तो ज्योति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश की, प्रदेश की देवतुल्य जनता को मैं राम राम करता हूं
और मैं आपको बताता हूं, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज ही के दिन 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। बड़ा ऐतिहासिक दिन था और उनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो एक कानून बन गया है, वो भी बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है माननीय मोदी जी का। और हर दृष्टि से, जैसे हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारी बहनों के लिए 33% आरक्षण दिया और मुस्लिम बहनों के लिए बड़ा कष्टदायी था 3 तलाक खत्म किया और हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाया। ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए, बीमा सखी योजना हम लेकर आए और अनेकों ऐसे हमारी मातृशक्ति के लिए कार्य किए। किसान भाइयों के लिए भी, जैसे किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 6,000 रुपये, हमारे हरियाणवी भाषा में कहते हैं 6,000 रुपये खाद बीज के प्रधानमंत्री जी पहुंचा दे है। सारे किसान करें तो मौज कर रखी है, मोदी जी ने मौज कर रखी है। और जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर हमारे राष्ट्र को समर्पित किया, ये भी बड़ा, मैं समझता हूँ, ऐतिहासिक दिन था। और ये तो 71 में जब हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, उस टाइम में इसका हो जाना चाहिए था, क्योंकि लाहौर हमारे कब्जे में आ गया था। ये तो पिछली बात नहीं थी। उस टाइम में क्या कैसे ये डर गए, इनका मैं टॉपिक पे रहता हूं। और जिस तरह से हमारे 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और हमारे 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारे बुजुर्गों का किया जा रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीबों के पास में छत नहीं है, उनको मकान बना के दिया जा रहा है। और जिस तरह से बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत हुआ है, हमारे रोड इतने बढ़िया बन गए हैं, आप कहीं चारों तरफ जाके देखिए, जाल बिछ गया है हमारे देश में। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है, मतलब बहुत अच्छा कार्य इस तरफ भी किया गया है। और अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो पहले कभी हुआ ही नहीं था। जैसे पहले ये किसानों के बारे में मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और हमारा देश भी कृषि प्रधान है और हमारा राज्य भी कृषि प्रधान राज्य है। इनके टाइम में क्या होता था, किसान की जमीन ये सस्ते भाव में हड़प लेते थे। सेक्शन 4(6) का नोटिस संभाया, किसान को डराया धमकाया, उसकी जमीन सस्ते भाव में हड़प ली और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दिया। और विदेश में जिस तरह से डंका बजा है, दुश्मन को उसके घर में जाकर ठोका है, उनके दुश्मन के अड्डे, जो आतंकवादियों के अड्डे थे, वो तबाह किए हैं। 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। और हमारी 2 बेटियां, कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये दोनों बेटियों ने जिस तरह से विदेश में डंका बजाया, इन दोनों बेटियों ने। चलिए, आपके जो दावे हैं 11 साल को लेकर या सरकार के जो दावे हैं, कांग्रेस के विपक्ष के आरोप इससे ठीक उलट हैं। आप लोग कुछ और तस्वीर दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस वाले नेता जवाब में कह रहे हैं अग्रवाल जी, ये तो अभी हाल ही की बात है। हमारी बेटियों ने सिद्ध कर दिया, हमारी बेटियां रानी झांसी की हैं, कम नहीं है। जिस तरह से दुश्मन को उसके घर में जाकर ठोका है। और अनेकों ऐसी, ठीक है, अभी मैं कांग्रेस को भी चर्चा में जोड़ रही हूँ। मैं सारी उपलब्धियों को लेकर बात कर रही हूँ, मैं केवल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नहीं कह रही हूँ। आपने जो पूरा उत्तर दिया उस पर मैंने कमेंट किया। अभी हाल की बात है। अभी मैं कांग्रेस को चर्चा में जोड़ लूँ। शर्मा जी, ये कह रहे हैं कमाल ही कमाल है, बेमिसाल है ये 11 साल। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि आपातकाल है 11 साल से, अघोषित आपातकाल? ज्योति जी, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उम्मीद करूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता जैसे बोल रहे थे और हम और आप सभी मिलकर उनको सुन रहे थे, तो कृपया वो भी सुनने की हिम्मत रखें। और उन्हें कोई गालियां बकनी हो, कोई आपत्ति करनी हो, तो बाद में बेशक कांग्रेस को भी बकलें, दिनेश अग्रवाल को भी गालियां बकलें। सबसे पहले तो ज्योति जी मैं बताना चाहूंगा कि आज से 14 साल पहले 2 करोड़
हर साल सरकारी नौकरियां देने का वायदा प्रधानमंत्री जी ने किया। वो 22 करोड़ नौकरियां देश में लोगों को मिल चुकी हैं। 11 साल में 22 करोड़ मिल चुकी हैं। 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आने थे, वो मेरे खाते में भी आए, वो सबके खाते में आ चुके हैं। 2022 तक किसान की आय दुगनी होनी थी, वो 10 गुनी हो चुकी है, क्योंकि उनके सिरों में जो लठ लग रहे हैं, उन पे जो ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, उनके रास्ते में जो कीलें गाड़ी जा रही हैं, लेकिन उनकी आय 10 गुना हो चुकी है। 2024 तक हर सिर को छत मिलनी थी, लोगों को इतनी ज्यादा छत मिल गई कि उन्हें लोगों को, सरकार को अब वो छतें वापस लौटानी पड़ रही है। स्मार्ट सिटी 100 बनने थे, मेरे ख्याल से कोई 1 लाख से ज्यादा स्मार्ट सिटी बन चुके। विश्व में इससे ताकतवर तो कोई देश बचा ही नहीं है। पुलवामा के जो अपराधी थे, पहलगांव के अपराधी थे, वो सभी जेल की सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं। महंगाई तो है ही नहीं। आप ये देखिए ना कि सिलेंडर तो 150 रुपए में मिल रहा है, पेट्रोल 10 रुपए लीटर मिल रहा है, डीजल 3 रुपए लीटर मिल रहा है। शिक्षा की तो बात ही क्या करनी है। हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर कितने दर्जन स्कूल ऐसे थे जिनके अंदर 12वीं में एक बच्चा भी पास नहीं हुआ। लेकिन नहीं, हम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि कितने दर्जन स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों को 100 में से 110 नंबर मिले। बहुत अच्छी शिक्षा है। चिकित्सा, वो जो 5 लाख का भी जिक्र कर रहे थे, हरियाणा प्रदेश के 650 प्राइवेट हॉस्पिटल 4 साल से हाथ जोड़ रहे हैं कि आयुष्मान योजना हम बहुत मुस्तैदी से चला रहे हैं, और 5 लाख का नहीं, 50 लाख तक का बीमा फ्री चल रहा है। केंद्र सरकार तो 5 लाख कह रही है, बाकी 45 लाख मोदी जी ने अपने घर से और भिजवा दिए। 50 लाख तक का मुफ्त बीमा चल रहा है। प्रति व्यक्ति आय के अंदर हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर 143 देश उससे पीछे हैं, ये 143 से आगे चल रहा है। अपने आप को इकोनॉमी में चौथी अर्थव्यवस्था बताते हैं। मैं समझता हूं शायद ट्रंप से ऊपर की व्यवस्था है ये। विश्व में जितने कंट्री है उनसे भी ऊपर है। बात करते हैं, नोटबंदी हुई थी, ऐतिहासिक फैसला कि नोटबंदी आतंकवाद की कमर तोड़ देगी, वो टूट चुकी है। अब जम्मू कश्मीर में कोई धारा 370 नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, कोई गोलियां नहीं चलती, बड़ा अमन चैन का माहौल है, क्योंकि वहां जो बहनें जाती हैं उनमें सब में वीरांगना का भाव है। सब डंडे लेकर जाती हैं कि आतंकवादी पहले तो आएगा नहीं, आएगा तो हम उसे डंडों से पीट देंगे। कोरोना के अंदर जो देश ने हालत भुगती, वो भी कोई बढ़िया स्थिति थी, बहुत बढ़िया थी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कोरोना पूरे विश्व में आया, हिंदुस्तान में तो आया नहीं, क्योंकि यहां पर तो ताली बदरी थी, थाली बदरी थी, मोमबत्ती, टॉर्च, मोबाइल की लाइट, इनसे कोरोना डर गया, भाग गया यहां से। हमारे धर्म मूर्ति धर्मावतार, नॉन बायोलॉजिकल अवतार, जुमला विशेषज्ञ माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो अब ये कहते हैं कि मेरे शरीर के अंदर तो सिंदूर बह रहा है। अब मुझे लगता है कि शायद ब्लड के एक नई और यूनिट आ गई है, एक और ग्रुप आ गया है ब्लड का, जिसके अंदर सिंदूर बहता है। आज हालात इतने बढ़िया हैं देश के कि देश में ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना भ्रष्टाचार है, अमन चैन का माहौल है। पूरे देश में घर घर में राम 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 राम। जो राम नहीं बोलेगा वो मुसलमान हो जाएगा, क्योंकि हिंदू की 2 परिभाषा हो चुकी हैं। जिसको भारतीय जनता पार्टी हिंदू बोलेगी वो हिंदू है, और जिसको उसने कह दिया कि ये मुसलमान है, तो वो चाहे सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई हो, वो मुसलमान हो जाएगा। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। आपने तो बड़े कटाक्ष करते हुए आपने तमाम बातों को खारिज कर दिया है। जो बीजेपी या सरकार जो उपलब्धियां बता रही है, उन सारी उपलब्धियों और तमाम दावों को खारिज कर दिया। 2016 में जो व्यक्ति आके ये कहता था कि मैं एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहा हूं, 500 का 1000 का नोट बंद कर दिया और 2000 का चालू कर दिया। आज तक वो भी बंद हो चुका है, काफी टाइम हो गया। मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। दिनेश जी अभी समझिए, आप समय काफी ले चुके हैं। मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। ओंकार जी, 11 साल सरकार को हो गए केंद्र में, और हरियाणा में भी अगले 4 से 5 महीने में 11 साल हो जाएंगे बीजेपी सरकार को। आप लोग एक रीजनल पार्टी के नाते क्या बदलाव देश में और साथ ही हरियाणा में देख रहे हैं? ज्योति जी, सबसे पहले तो आज भारत विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बना है। अमेरिका, चीन और जर्मनी इससे आगे रह गए हैं। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं।
लेकिन ऐसी बधाई सोचने का विषय है, ऐसी बधाई जिसमें असमानताएं बहुत बढ़ चुकी हैं। 82.5 करोड़ सिर्फ 5 किलो अनाज पर पल रहे हैं हमारे देश के लोग। ये सोचने की अवस्था है। और मैं ज्यादा इस मुद्दे पर नहीं, मुद्दे तो उसी पे आऊंगा। आप देखिए, 2 घराने सिर्फ बात करूंगा, एक अंबानी एक अडानी। अडानी की नेट वर्थ $6 बिलियन थी, मतलब 22,144 करोड़, जो 2014 में प्रधानमंत्री के बनते ही वो होगी 60,000 से ऊपर, 60,000 करोड़ से ऊपर होगी। और 2024 में ये $116 बिलियन हो गई। और अगर हम अंबानी की बात करें, अंबानी की नेटवर्थ 6.1 बिलियन थी, 1,78,000 करोड़ 2013 में। 2014 में प्रधानमंत्री साहब के शपथ ग्रहण करने के बाद ये होगी 2 लाख करोड़ से ज्यादा। और आज इनकी नेटवर्थ अंबानी की 119.5 बिलियन है। अगर हम टोटल हिसाब लगाएं पूरी अर्थव्यवस्था का, तो तकरीबन 17 से 18 लाख करोड़ की ग्रोथ इन 2 घरानों में हुई है। बाकी को तो छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ ये बताने का इच्छा है इसमें कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हम मिक्स इकोनॉमी करते थे, आज वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो चुकी है। हम पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारी जो गरीब जनता गरीब होती जा रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये डिस्पैरिटीज है, ये जो एसिमिलिटीज है, ये खत्म होनी चाहिए। इसको किसी तरीके से सरकार को देखना चाहिए। अब आ जाता हूं, देखिए 11 साल होगी इस सरकार को। मैं बधाई देता हूं बीजेपी के अपने प्रवक्ता को, सभी बीजेपी वालों को। 11 साल तुमने जनता को खूब सताया और जनता ने सहन भी किया। आपने राजनीति की नई परिभाषा दे दी। जो व्यक्ति सरकार की आलोचना करेगा, जो व्यक्ति सरकार से क्वेश्चन, मैं भी देशद्रोही हो जाऊंगा। सारे, चाहे ये गंदे से गंदे लोग हों, लेकिन देश प्रेमी रहेंगे। हम जैसे लोग देशद्रोही हो जाएंगे। इस 11 साल में प्रत्येक भारतीय ने वो सब कुछ देख लिया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने देखिए शुरू में नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, किसान बिल, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी खीर में आके कह गए कि मैं इनको समझा नहीं पाया, मैं माफी चाहता हूं। कोरोना में ताली भी बजवा दी हमारे लोगों से। किसान बिल, और हाँ, इन्होंने 2-3 काम किए जो ये काम ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। एक तो राम मंदिर, जो अदालत की देन है, इनकी देन नहीं है, अदालत ने फैसला दिया। दूसरा डाटा 370 अदालत की देन है, लेकिन पैरवी तो की ना। बहुत बड़ा मुद्दा ये, अपने मैनिफेस्टो के जो वादे थे उनके लिए अगर कानूनी लड़ाई भी अगर लड़ रहे हैं तो फिर उसमें तारीफ तो होनी चाहिए। ज्योति जी, इसमें हम केवल ये नहीं कह सकते ठीक है अदालत के रास्ते हुआ है, लेकिन किसी ने पैरवी भी की है, किसी ने मजबूती से कानूनी लड़ाई भी लड़ी है, किसी का दशकों से मुद्दा भी रहा है किसी पार्टी का। आप जानते हैं? क्या मैं बोल सकता हूँ ज्योति जी? आप ही बोल रहे हैं, बोलिए। मैं इनको मुबारकबाद दे रहा हूँ राम मंदिर के मुद्दे पे, लेकिन 370 वहां इनसे पूछ लीजिए, अंबानी अडानी के अलावा किसी ने वहां पे जमीन खरीदी? जो ये कह रहे थे वहां प्लाट लेंगे, वहां ये करेंगे। और देखिए पुलवामा हुआ, आज तक कुछ नहीं पता लगा। पहलगाम हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारी सेना ने बहुत पराक्रम किया, बहुत अच्छा, बहुत, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है अपनी बहनों की। लेकिन इनके मंत्री विजय शाह क्या कहते हैं? इनके मंत्री कहते हैं हमने उन्हीं की बहन को आतंकवादियों की बहन बना दिया। और यहाँ पे रामचंद्र जांगड़ा जी जो राज्यसभा सांसद है, उनका कल का बयान भी देख लीजिए क्या कह रहे हो। मतलब इन लोगों की जुबान टिकती नहीं है। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं तो उनसे ये जरूर पूछना चाहिए कि 82.5 करोड़ 5 किलो अनाज पे टिके हुए। आपने बोला था 2022 में प्रत्येक व्यक्ति को घर में नल में जल होगा। जल तो मेरे ख्याल कभी कभी आ जाता होगा क्योंकि बरसात आ जाती है, लेकिन नल और घर नहीं है। हाँ, इनसे पूछिए तो हर बार एक नया आंकड़ा जरूर दे देते हैं, इतने करोड़ हमने शौचालय बना दिए। इनसे ये पूछना चाहिए, आपने रोजगार देने की बात करी थी। इन 11 वर्षों में अगर भारत में भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध। ठीक है, आपने बहुत सारे सवाल उठा दिए, मैं जवाब ले रही हूँ बीजेपी से। शर्मा जी, आपने कांग्रेस और इनेलो दोनों को ही सुना। कांग्रेस प्रवक्ता तो बड़े कटाक्ष करते हुए आप लोगों ने जो 2 करोड़ की बात कही, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की, तमाम जो वादे मैनिफेस्टो में किए उसे लेकर घेर रहे हैं। साथ ही ओंकार जी का भी कहना है किसी वर्ग में, किसी मोर्चे पर कोई काम नहीं किया कि सरकार ने कोई उपलब्धि नहीं आप लोगों के हिस्से। देखो ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी सरकार का मापदंड होता है जनता।
जनता की कसौटी पे हमारी सरकार खरी उतरी, और खरी उतरी तो तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, जन जन के चेते, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने। तो जनता में हमारी पकड़ थी, जनता हमारे को चाहती है, जनता जब भी तो हम तीसरी बार केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकार बनी। लेकिन घोषणा पत्र में जो वादे किए वो तो आप लोगों को ही पूरे करने हैं ना, जनता को तो नहीं करने हैं। जनता तो आप लोगों को चुनाव जिता या हरा सकती है, उसके बाद आप लोग कितना गंभीरता से अपने संकल्प पत्र को लेते हैं, बात वो है। इसमें विपक्ष ये 2 करोड़ वाले, क्योंकि आज कांग्रेस के नेताओं ने खूब सोशल मीडिया पर भी आप लोगों को घेरा है, 2 करोड़ नौकरियों को लेकर भी, किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर भी। अग्रवाल जी तो 15 लाख जो सबके, हालांकि उसमें एक ट्रिक है, उसमें एक पेच है, आप लोग कुछ कहते हैं, ये लोग कुछ कहते हैं, लेकिन जो घोषणा पत्र के वादे हैं शर्मा जी, वो तो आप लोगों को ही पूरे करने हैं ना केंद्र में। मैं आपको बताऊंगा, जो संकल्प पत्र में हमने संकल्प दिया, एक संकल्प को हम पूरा करते कर ले और पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे। और जिस तरह से अग्रवाल जी अभी कह रहे थे, इनकी पार्टी ने तो झूठ बोलने की फैक्ट्री लगा रखी है। इन्होंने झूठ बोला, बहनों के खाते में 1 लाख आ जाएंगे, 8,500 रुपए महीना आ जाएंगे, खटाखट फटाफट। इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों के बांट दिए थे। इनकी काट की अंडी एक बार चढ़नी थी, चढ़ गई। जनता में भारी रोष था और जनता में प्रतिशोध था। जनता ने प्रतिशोध की भावना से इनके साथ व्यवहार किया, क्योंकि इन्होंने ठगा था जनता को। इनकी ठगी ठोरी की दुकान बंद होगी और शपथ बहुमत से हमारी सरकार बनी, और दिल्ली में हमारी सरकार बनी। लास्ट कमेंट ले रही हूं फटाफट। अग्रवाल जी थी, हम ऐसे ही जनता की सेवा अग्रवाल जी, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। चुनाव और जनता ही कोई मापदंड है कि ये लोग काम कर रहे हैं, इनको पसंद किया जा रहा है या फिर नहीं। और हैट्रिक बनाई है केंद्र में, लगातार तीसरी बार जीती है बीजेपी, हालांकि इस बार बहुमत नहीं था, वो अलग बात है। तो लोग कह रहे हैं आप लोगों के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत है नहीं, जनता पसंद। ज्योति जी, सबसे पहली बात यह है कि 2000, देखिए मेरे को 2 मिनट जरूर लगेंगे, आप सुन लीजिए। हेलो, हाँ जी, बोलिए। ज्योति जी मैं ये कह रहा था कि 2014 में जब ये आए थे, पहला चुनाव जब जीते थे, तो ये पूरा देश जानता है कि इन्होंने कितने झूठे आरोप कांग्रेस और उसके नेताओं पर लगाए। 11 साल के अंदर एक भी आरोप ये सिद्ध नहीं कर पाए। उसके बाद 2019 का जो चुनाव था, जो पुलवामा में जो हमला हुआ, पुलवामा के हमले पे जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उन सैनिकों के नाम पर वोट मांगा, सैनिकों की शहादत के नाम पर वोट मांग के सत्ता में आ गई। उसके बाद 2019 की बाद जब ये 24 का चुनाव आया, तो आप ये देखो कि 24 में जो 400 का दावा करते थे वो 240% थे। और रही जो ये बार बार कहते हैं विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, ज्योति जी प्लीज इनको रोकिए, आप मत बोलिए साथ साथ, आप सुनिए, तरीका नहीं है। सुन लीजिए, आपको टाइम दिया था मैंने। देखिए ज्योति जी, आपसे छुपा नहीं है, अमेरिका से हमारे नागरिक डिपोर्ट होके आए, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां थी। ये उसी अमेरिका से आए जिसके लिए मोदी जी जाके वोट मांगते थे, वोट फॉर ट्रंप, नमस्ते ट्रंप के आयोजन होते थे, अरबों खरबों रुपया खर्च होता था। उसी अमेरिका ने हमारे नागरिकों को हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां लगाकर भेजा, इनकी जबान नहीं खुली। दर्जनों उद्योगपति देश का पैसा लेकर विदेश भाग गए, लेकिन चौकीदार चौकीदारी करता रह गया। उसकी चौकीदारी के अंदर देश का सारा पैसा विदेश चला गया, किसी को पकड़ नहीं पाए आज तक। आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं बहनों को, ड्रोन दीदी के नाम पर कहते हैं कि 8 लाख का ड्रोन फ्री दे रहे हैं हम, 2100 रुपए महीना तो दिया नहीं जा रहा, 8 लाख का ड्रोन फ्री देने की बात करते हैं। हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश के 45,000 बच्चों की स्कूल आने जाने की, जो स्कूल के बस पास थे, बस पास तक जिन्होंने रद्द कर दिए, वो कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, 8 लाख का ड्रोन फ्री दे रहे हैं, बीमा सखी। अग्रवाल जी, समय कम है अभी मेरे पास। ओंकार जी, आपका लास्ट कमेंट हम दे रहे हैं। ओंकार जी, आप बोलिए। ज्योति जी, मैं कहना चाहता हूं, इस बार जो पहलगांव में हमला किया आतंकवादियों ने, बहुत बुरी घटना थी, और जैसे सेना ने जवाब दिया, बहुत बेमिसाल। पूरा विपक्ष और हरेक भारतीय सरकार के साथ था, और हरेक भारतीय चाहता था कि पाकिस्तान, क्योंकि वो हर बार हमारे को तंग करता है, हर बार हमारे पे आतंकवादी हमले करता है, इस बार उसे सबक मिलना चाहिए था।
लेकिन एकदम से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप महोदया बीच में आके एक्स पर अपना ज्ञान बटोर देती हैं कि मैंने दोनों देशों को बिठा के इनका कॉम्प्रोमाइज करा दिया व्यापार के मामले पर बातचीत करके। ये आज देश ये पूछना चाहता है कि आज पाकिस्तान को सबक सिखाने का टाइम था। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। पूरा बच्चा पूरा भारतीय, पूरा विपक्ष इनके साथ था, लेकिन एकदम से इन्होंने ट्रंप बीच में कैसे आ गया। हम आत्मनिर्भर हैं, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम किसी दूसरे के मामले में इंटरफियर नहीं करते, कोई दूसरा हमारे मामले में कैसे इंटरफियर करता। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, चर्चा में आप लोग शामिल हुए। तो मोदी सरकार के केंद्र में 11 साल को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।